आजकल का पेरेंटिंग स्टाइल पुराने ज़माने के पेरेंटिंग स्टाइल से काफ़ी डिफरेंट है। बच्चे के फीड और फूड से लेकर उनकी केयर, वैक्सीनेशंस, मेडिकेशंस, उनका ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ चेंज हो गया है। जब हम बच्चे थे, तब हम स्टोरी बुक्स पढ़ते थे या बाहर गलियों में खेलते थे। पर आजकल के बच्चे पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही यूट्यूब वीडियोस देखने लग जाते हैं। टेक्नोलॉजी की समझ कम उम्र से ही उनकी बहुत ज्यादा है, पर उनका स्क्रीन टाइम भी ज्यादा है और अटेंशन स्पैन कम है। द लिस्ट कंटिन्यूज। बच्चों में पुराने टाइम से लेकर आज तक काफी चेंजेस आए हैं, इसलिए पेरेंटिंग स्टाइल भी बदला है। आज इस पॉडकास्ट में हम पेरेंटिंग स्टाइल तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही बच्चों से रिलेटेड कुछ कॉमन इश्यूज भी एड्रेस करेंगे। हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है डॉक्टर आनंद, जो सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट हैं। हेलो डॉक्टर, हाय। वेलकम टू द थैंक पॉडकास्ट। यू। तो डॉक्टर, पेरेंटिंग से शुरुआत करते हैं। पेरेंटिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, खासकर नए पेरेंट्स को। अब क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल चेंज हुआ है, टाइम बदला है, तो जो नए पेरेंट्स हैं उनको कभी आइडिया नहीं रहता है ज्यादा। तो आपको क्या लगता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि नए पेरेंट्स को कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है? You rightly said कि the parenting style in fact it remains the same, but जो commitments हैं पेरेंट्स की वो बढ़ गई हैं पहले से. The lifestyle has changed. The ease of accessibility has increased much more जो पहले होती थी. तो and with the advent of internet इतना ज़्यादा सोशल मीडिया एक्सपोजर है, इंटरनेट एक्सपोजर है, so the new parent they face more number of issues and rather they are more confused as what to do and how to manage the children. तो जो नए पेरेंट्स होते हैं खासकर, वो हर चीज डॉक्टर से पूछना ही प्रेफर करते हैं। Right. तो ऐसे कौन से कॉमन इश्यूज हैं जो पेरेंट्स अक्सर आपके पास लेकर आते हैं? हमारे पास जो कॉमन इश्यूज पेरेंट्स लेके आते हैं, एक उनका मेन कंसर्न होता है कि बच्चे का ग्रोथ सही है कि नहीं है, यानी कि हाइट और वेट सही बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। सेकंड उनका कंसर्न होता है कि बच्चे खाना ठीक से खाते नहीं हैं। थर्ड कंसर्न ये होता है दैट हमने रिसेंटली देखा है दैट पॉसिबल दैट increase consumption of fast foods, ultra processed foods, and which eventually leads to many lifestyle disorders and constipation. तो ये मेन कंप्लेंट हमारे पास इनको लेके आती हैं। एंड जब पोल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे हमारे पास रेस्पिरेटरी कंप्लेंट के साथ, यानी कि जुकाम, खांसी, छाती में जकड़न, इन कंप्लेंट के साथ काफी आते हैं। अम, जैसा आपने बोला, पेरेंट्स अक्सर बहुत वरी करते हैं कि उनका बच्चा कब क्रॉल करना शुरू करेगा, कब बोलना शुरू करेगा, कब चलना शुरू करेगा। तो क्या इसकी कोई एक फिक्स्ड एज है कि इसी टाइम पे होगा, या कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट करते हैं? तो क्या ये कोई इश्यू है या ये नॉर्मल है? एक्चुअली जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है वो एक हम्म। सीक्वेंस में होता है। हम्म। इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, ओके। जो हर बच्चा एक एक एज पे अटेन करता है। यानी कि जैसे आपने कहा हम्म। कि बच्चा क्रॉल करना एक नॉर्मल एक फिक्स एज होता है, दैट एज इज अराउंड 6 to 8 months के अराउंड। ओके। तो इसमें अगर एक महीना आगे एक महीना पीछे हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम्म। बट इसमें अगर बाकी इश्यूज आए कि बच्चा 6 महीने तक बिल्कुल बैठ नहीं पा रहा है या गर्दन ही संभाल नहीं पा रहा है हम्म। या फिर मदर से आई टू आई कांटेक्ट नहीं मिला पा रहा है, तो ये हम्म। कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं कि ये अगर बच्चे में है कि ये बच्चा नहीं कर पा रहा है बाय अ सर्टेन एज, इसका मतलब देयर इज सम इशू। ओके। अदरवाइज इफ द बेबी अगर 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा अगर सिर्फ सपोर्ट के साथ बैठ पा रहा है हम्म। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मली भी इसी, दिस इज हम्म। नॉर्मल एज फॉर चाइल्ड, एंड क्रॉलिंग नॉर्मली 7 to 6 to 8 months के आसपास आता है। तो अगर बच्चा 9 मंथ से भी करता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इट्स नॉर्मल फॉर द चाइल्ड टू डू दैट एट दैट एज। तो हाँ, हर एज के अकॉर्डिंग, हर मंथ के अकॉर्डिंग एक फिक्स माइलस्टोन बच्चा नॉर्मली अचीव कर लेता है। तो हम्म। अगर वो नहीं अचीव किया तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को या जो भी पास में जिसको आप हम्म। दिखाते हैं उनको जरूर कंसल्ट करना चाहिए। ओके। एक और चीज रहती है नए पेरेंट्स की, जिसको बोलते हैं पेरेंट्स गिल्ट, हम्म। कि उनको लगता है कि हम शायद बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं दे रहे, या फिर मदर्स जो होती हैं जब वो बेबी होने के कुछ टाइम बाद जॉब पे जाना शुरू करती हैं, तो वो एक सेपरेशन वाली फीलिंग आती है कि कहीं मेरा बच्चा डिटैच ना हो जाए। तो ऐसी फीलिंग से कैसे डील करना चाहिए? It is very normal to have this feeling, and in current age जहाँ पे both parents are working, हम्म। तो ये issues mainly mothers को बहुत face करना पड़ता है। तो मेरा advice ये रहेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर mother working है या mother को लग रहा है कि वो
जितना टाइम चाहिए उतना टाइम प्रॉपर्ली नहीं दे पा रही हैं, तो गिल्ट अपने मन में ना रखें। डेफिनेटली द चाइल्ड विल लुक अप टू यू एज द चाइल्ड ग्रोस कि माई मदर वॉज वर्किंग एंड मदर इज इंडिपेंडेंट लेडी। सो गिल्ट बिल्कुल भी अपने मन से हटाएं, एंड जितना टाइम आपका अप्रोप्रिएट मिल रहा है उतने टाइम में बच्चे का देखभाल करें। ओके। एक बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी, अपने आसपास की चीजें कितने टाइम में समझना शुरू करता है, और साउंड्स और फेसेस और लोगों को कितने टाइम में रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करता है? ओके, सो न्यूबॉर्न बेबी हम बोलते हैं टिल 1 मंथ ऑफ एज। तो ठीक है। 1 मंथ ऑफ एज तक जो हमने डिस्कस किया पहले, जो माइलस्टोन आता है बच्चों को करता है, सिर्फ हम्म। वो फीडिंग का ही रहता है, ओके। राइट। बट उनमें एक एबिलिटी टू हियर या एबिलिटी टू आइडेंटिफाई साउंड वो रहता है। तो कभी भी कोई कहीं सामान गिरेगा या फिर दरवाजा बंद होगा तो अचानक से चौंकते हैं। तो ये एक होता है कि दे आर एबल टू लिसन वेरी वेल, दे एबल टू, द हियरिंग हम्म। इज नॉर्मल, मोटा मोटा अगर हम डिस्कस करें तो। अगर सेकेंड, अराउंड 2 मंथ्स ऑफ एज तक बच्चा माँ को रिकॉग्नाइज करने लग जाता है। इधर माँ को रिकॉग्नाइज करता है और समथिंग उसको बोलते हैं कि सोशल स्माइल बच्चे में आ जाता है। अराउंड 2.5 3 मंथ्स तक बच्चा चीजों को ट्रैक करने लगता है कि अगर बच्चा लेटा हुआ है बेड हम्म। पे और मदर कहीं आ रही है जा रही है, तो बच्चा मदर को ट्रैक आंखों से ट्रैक कर पाएगा कि मदर आ रही है जा रही है, या फिर कोई ब्राइट कलर ऑब्जेक्ट है उसको ट्रैक कर पाएगा। तो अराउंड 3 मंथ्स ऑफ एज तक बच्चा माँ को रिकॉग्नाइज कर सकता है, सोशल स्माइल आ जाता है, और ब्राइट कलर ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकता है। मतलब अगर आपने रेड कलर की चूड़ी दिखा रहे हैं बच्चे को, हम्म। तो बेबी विल बी इजीली बी एबल टू फॉलो कि कहाँ वो बैंगल मूव कर रहा है या कहाँ मदर कैसे मूव कर रही है। आई रेड इट समवेयर कि बच्चों को कुछ टाइम तक ब्लर दिखता है, तो इज इट ट्रू या उनको ठीक से दिखने लग जाता है आफ्टर बर्थ? एक्चुअली उनका विजन विथ एज डेवलप होता है। हम्म। बच्चों में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मैक्युला बोलते हैं। ओके। इट टेक्स टाइम टू डेवलप। तो विजन एट बर्थ इज नॉट वेरी नॉर्मल, but yes, they can recognize the mother. They can that's why recognize bright color objects. So around 3 months of age तक they are able to have an हम्म। eye to eye contact and identify mother. कुछ बच्चे जो होते हैं वो अक्सर रात को रोने लगते हैं, गहरी नींद में सो रहे हो और एकदम से बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। तो इज इट नॉर्मल या कोई इश्यू होता है इसलिए वो अक्सर रोते रहते हैं? ये डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप में है। अगर ओके। बच्चा 6 मंथ से कम का है तो हम्म। उनके लिए नॉर्मल होता है, क्योंकि रोने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक होता है हम्म। कि बच्चे को भूख लग रही है, सेकंड हम्म। है कि डायपर इज फिट, डायपर काफी टाइम चेंज नहीं किया। हम्म। कभी कभी हम बोलते हैं इन्फेंटाइल कोलिक बोलते हैं, जो पेट में मरोड़, उसकी वजह से ही बच्चा रोता है। एट टाइम्स आफ्टर 1 year ऑफ एज समथिंग कॉल्ड एज नाइट टेरर्स, जो हम्म। बच्चा आराम से अचानक कुछ, जैसे हम बोलते हैं कि डर के रो रहा है। तो दीज थिंग्स आर नॉर्मल, एंड ये चीजें अगर आप एड्रेस कर, मतलब हमको अगर ऐसा इश्यू मिल रहा है कि बच्चा बार बार रो रहा है, तो हम्म। एड्रेस करें सिक्वेंशियली कि बच्चे को सबसे पहले देखिए कि फीड लग रही है, भूख लग रही है कि नहीं लग रही, तो फीड ट्राई कर लें। अगर फीड ले लिया है बच्चे ने, तो बाकी डायपर चेक करें बच्चे का कि सुसु पॉटी तो नहीं कर रहा, कैसे बच्चा बार बार रो रहा है। हम्म। थर्ड, सो दैट टाइम्स जस्ट नीड अ कंफर्ट, कि काफी टाइम पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे को गोद में अगर हम ले लिया तो शांत हो जाता है और नीचे तक रोने लग जाता है, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर यही चीज अकम्पनीड है कि बच्चा फीड नहीं ले रहा है, तब इट्स एन अलार्मिंग थिंग, तो आपको तुरंत दिखाना पड़ेगा। बट कुछ बच्चे होते हैं जो फीड लेने के कुछ देर बाद भी रोने लगते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा भूखा है, बट उसने प्रॉपर अपने टाइम में फीड लिया होता है। तो ये कैसे इंश्योर करें कि बच्चे का पेट भरा हुआ है और वो किसी और रीजन से रो रहा है? दिस इज अ वेरी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन एक्चुअली। काफ़ी पेरेंट्स को कंसर्न रहता है, तो फीड अप्रोप्रिएट है या नहीं है, इसके कुछ सब्जेक्टिव पैरामीटर होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर हम्म। होते हैं। ऑब्जेक्टिव पैरामीटर ये होता है कि बच्चा अगर फीड लेने के बाद 24 घंटे में 4 to 6 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है, तो हम्म। वो नॉर्मल है, वन। ठीक है। सेकेंड इज बच्चे का वेट गेन हो रहा है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर, जिससे आप बोलते हैं कि ठीक है बच्चे का फीडिंग अप्रोप्रिएट है। थर्ड, एक सब्जेक्टिव पैरामीटर ये होता है कि फीड लेने के बाद बच्चा आराम से सो जा रहा हो, इज हैविंग गुड हम्म। स्लीप। एंड फोर्थ इज द कलर ऑफ यूरिन इज लाइट येलो कलर, इट शुड ओके। नॉट बी वेरी ऑरेंजिश कलर। ऑरेंज कलर आ रहा है मतलब देयर इज सम डिहाइड्रेशन एलिमेंट विच द बेबी हैज। सो ये ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पैरामीटर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फीडिंग अप्रोप्रिएट है कि नहीं। फीडिंग में ही जैसे कुछ पेरेंट्स फॉर्मूला मिल्क देना शुरू करते हैं बच्चों को, तो इज इट सेफ कि छोटे बच्चों को जैसे बर्थ के बाद ही फॉर्मूला दे सकते हैं या कुछ टाइम रुकना चाहिए? देखिए, बेस्ट मिल्क फॉर द बेबी इज ब्रेस्ट मिल्क, हाँ। सो देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट।
be it any milk, be it any Hmm. formula milk, any company, any brand, any packet milk, any cow milk. So first option should always be, and in fact it should be the breast milk only option. Hmm. But at times हमारे social scenarios ऐसे होते हैं कि mother has to go to job, Hmm. या फिर कभी ऐसा होता है कि मदर इतनी प्रीऑक्यूपाइड है कि फीडिंग अप्रोप्रिएट एस्टैब्लिश नहीं हो पाती, तो उसमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट शुड ऑलवेज बी टू ईदर एस्टैब्लिश फीडिंग, या अगर मदर वो जॉब पे जा रही हैं तो मिल्क को एक्सप्रेस करके कंटेनर्स में रख के Hmm. एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क ही दिए जब तक मदर जॉब पे हैं। तो अगर उसके बाद अगर इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन यू कैन गिव फॉर्मूला मिल्क, बट देन द फॉर्मूला मिल्क हैज टू बी गिवन एज पर द एज के अकॉर्डिंग Hmm. फॉर्मूला मिल्क चेंज होते रहते हैं। और ट्राई हमेशा करना है कि वो कटोरी स्पून से देना है। ओके। बोतल फीडिंग इज स्ट्रांगली डिस्करेज्ड। अगर बॉटल फीड होगा तो कुछ अफेक्ट करता है वो? यस, एक्चुअली बोतल फीडिंग में अगर आपने इनिशियली दे दिया, हम्म। सो द प्रोसेस ऑफ फीडिंग via bottle and via mother's breast is both different. The ओके। technique is different. मतलब when a baby is feeding from the mother's breast, it takes more effort. But उसमें baby can himself or herself decide कि कितना feed देना है. हम्म। And it is a very hygienic and so where the possibility of getting an infection is very less. हम्म। On the other hand, bottle का feeding का तरीका is very different. It is a very easy method and the chances of acquiring infections is very high, and plus वो immune जो immunity mother का milk provide करता है वो bottle feed provide नहीं करता। तो definitely bottle feeding avoid करना चाहिए as much as possible. ओके। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो टाइमली वैक्सीनेशन बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर बाय चांस कोई वैक्सीनेशन स्किप हो जाता है तो वो उसके रेपरकशंस क्या होते हैं? देखिए वैक्सीनेशन इज आई थिंक आई वुड से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ब्रेस्ट फीडिंग। हम्म। वैक्सीनेशंस आर वेरी मस्ट एंड एज पर द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, चाहे आप गवर्नमेंट में लगवा रहे हो प्राइवेट में लगवा रहे हो, वैक्सीनेशंस ज़रूर लगवाने चाहिए। फॉर माइनर इलनेसेस वैक्सीनेशंस मिस नहीं करने चाहिए। जैसे आपने कहा कि अगर वैक्सीनेशन मिस हो गया हम्म। तो गो टू योर पीडियाट्रिशियन एंड गेट दैट पेंडिंग वैक्सीनेशन डन फॉर द बेबी। कभी भी कुछ वैक्सीनेशन ऐसे होते हैं कि आप 1 मंथ 2 मंथ बाद भी लगवा सकते हैं, बट इट इज बेस्ट टू फॉलो द शेड्यूल। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे कजिन्स का भी एक्चुअली रहता है कि उनके क्योंकि छोटे बेबी हैं वो पूरी रात सोते नहीं हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि बच्चे दिन भर सो रहे होते हैं और रात को पूरा टाइम जागते रहते हैं? उनका जो डे एंड नाइट साइकिल है वो ऐसे हाँ। एस्टैब्लिश हो रखा होता है दैट इट इज दैट babies predominantly sleep during the day and they हम्म। will be awake at night, but after a certain age it will change, but it is different for different children. ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अराउंड 6 to 9 months पे ही उनका नाइट टाइम शेड्यूल बन जाता है, ठीक है। कुछ बच्चों का आफ्टर 2 years तक भी नहीं बनता। तो थोड़ा बहुत इसमें आपको जो नाइट टाइम शेड्यूल या स्लीपिंग के हम्म। हैबिट्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। मतलब what how it goes by is that you can try minimizing sleep time during day हम्म। and thereby accordingly it will increase at night, and तो ये चीजें करके it can help. बच्चे की केयर करने के लिए एक मदर का प्रॉपर रेस्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज यूजुअली मदर्स को वैसे तो बोला जाता है कि जब बच्चा सो रहा है तो मदर को उसी टाइम सो जाना चाहिए, बट दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज बहुत काम रहते हैं, बहुत चीज़ें रहती हैं। लेकिन एक मदर का रेस्ट करना प्रॉपर कितना इम्पोर्टेंट है, और बच्चे पे क्या असर पड़ता है अगर मदर इज टायर्ड? मदर का रेस्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इफ द मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग, हम्म। तब बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी अगर ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं भी हो रहा है तब भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर टू टेक अप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट रेस्ट टू लेट हर ओन बॉडी रिकवर, क्योंकि तभी आप एक बेबी को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि बेबी को हैंडल करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो हम्म। इट इज़ वेरी मच मोर एज मीन्स इट इज़ डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन टू हैंडल एंड टू मेक द बेबी ग्रो अ सिंगल पर्सन। तो आपको चाहिए कि प्रॉपर रेस्ट लें। अगर रेस्ट नहीं ले पाते हैं देन वी गेट दिस इश्यूज दैट द ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट एडिक्वेट, बेबी का वेट गेन में इशू आता है, हम्म। कभी कभी हाइजीन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, डायपर रैशेस आ सकते हैं। तो ये इसलिए फॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हम्म। मदर टू रेस्ट एडिक्वेटली। जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया था कि लोग पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेरीज भी लेकर आते हैं, तो पॉल्यूशन के साथ साथ अगर बच्चे के आसपास बैठ के कोई स्मोक कर रहा है तो वो कितना डेंजरस हो सकता है बच्चे के लिए? वेल खासकर दिल्ली एनसीआर से एरिया में जहाँ हम्म। पे क्योंकि हमारा मेजोरिटी ऑफ द ईयर काफ़ी हाई रहता है, इट हम्म। इज़ वेरी वेरी डिटरमेंटल। बच्चे
सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर हम्म। इटसेल्फ इज अ वेरी नोन एंड स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजन। साथ साथ में एयरवे डिजीजेस यानी कि एस्थमा, ब्रोंकियोलाइटिस या एंड प्रीडिस्पोजिशन टू अदर इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इन हाउस स्मोकिंग शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांगली डिस्करेज्ड। मतलब एक एडल्ट के कंपैरिजन में बच्चे को ज्यादा अफेक्ट यस, करेगा वो, क्योंकि उनकी बहुत इम्यूनिटी भी कम होती है। राइट। ओके। एक चीज है, इंडिया में घरेलू नुस्खे बहुत चलते हैं, दादी नानी के टाइम से ये सब होता है। तो आपने कोई ऐसे नुस्खे सुने हैं, और आपको क्या लगता है कि वो सेफ हैं या नहीं करना चाहिए, हर वक्त डॉक्टर से ही पूछनी चाहिए चीजें? आई वुड से एटलीस्ट 6 महीने से कम के बच्चों में कोई भी नुस्खा ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हम्म। बहुत सारे नुस्खे आते हैं हमारे पास कि कभी कभी जो अम्बिलिकल कॉर्ड आता है उस पे लोग हल्दी लगा देते हैं, या फिर हम्म। वायलेट कलर का एक वो होता है वो लगा देते हैं, या फिर अगर बच्चे उनको लग रहा है कि बच्चे को भूख लग रहा है तो वो शहद चटा देते हैं। हाँ। तो ये चीज़ें हैबिट्स तो स्ट्रांगली डिस्करेज करनी चाहिए। कोई भी अगर कंसर्न है, अगर आपको फॉलो भी करना है, तो आप अपने पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही दें। एंड लेस देन 6 मंथ ऑफ एज में आई वुड स्ट्रांगली डिस्करेज टू गिव एनी घरेलू नुस्खा। अभी जैसे आपने नेवल की बात करी, तो बच्चों की नेवल कभी कभी स्वेल कर जाती है, तो उसमें कोई डरने की बात है या वो अपने आप ठीक हो जाता है? देखिए डिपेंड करता है। कभी कभी जिसका आप बोला कि स्वेल करता है उसको हम बोलते हैं हम्म। अम्बिलिकल हर्निया। तो ओके। अम्बिलिकल हर्निया एट टाइम्स अप टू 2 years ऑफ एज अपने आप रिड्यूस भी हो जाता है। तो कभी भी ऐसा लगे कि 2 साल के बाद भी वो अगर परसिस्ट कर रहा है, या फिर कभी लग रहा है कि उसका कलर चेंज हो रहा है, या फिर कुछ पस डिस्चार्ज आ रहा हम्म। है, तो तुरंत दिखाना है। अगर इसमें से कोई भी साइन नहीं आ रहा तो आप वेट कर सकते हैं और पेडियाट्रिक सर्जन के फॉलोअप में रह सकते ठीक है। एक न्यूबॉर्न बेबी को जॉन्डिस होता है, तो पहले तो आप ये बताइए कि जॉन्डिस क्यों होता है, और फिर लोग डॉक्टर्स बेसिकली कहते हैं कि बच्चे को थोड़ा धूप दिखाओ जिससे वो ठीक हो जाएगा। तो कितने टाइम तक उनको धूप दिखानी चाहिए, और किस टाइम की सनलाइट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है पूरे दिन में? हैं। ओके, नाउ पहले मैं आपने आगे जॉन्डिस हाँ, क्यों होता है। जॉन्डिस क्यों होता है? देखिए जॉन्डिस होता है बिकॉज जॉन्डिस का जो पिगमेंट होता है इसको हम बोलते हैं बिलरुबिन। ओके। ये बनता है ब्लड के ब्रेकडाउन से, और नॉर्मली इसको लिवर मेटाबोलाइज करता है हम्म। ताकि बिलिरुबिन या पीलिया बढ़े नहीं। बट न्यूबॉर्न्स में यानी नवजात शिशुओं में लिवर का फंक्शन अप्रोप्रिएटली नहीं हो रखा होता। इट टेक्स टाइम टू डेवलप, उसकी वजह से बिलिरुबिन जो पिगमेंट है वो जल्दी बढ़ता है, इसकी वजह से पीलिया बच्चों में हम्म। हर बच्चे में मिलता है। बट हर लेवल के पीलिए पे हमें एक्ट करने की जरूरत नहीं होती। एक डेफिनेट कट ऑफ के ऊपर जब जाता है तब हमें एडमिट करना पड़ता है। सेकंड, आपने कहा कि रोशनी दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए। हम्म। प्रूवन जितनी भी स्टडीज हैं उसमें सनलाइट का पीलिया कम करने से कोई रिलेशनशिप नहीं है। चाहे वो दोपहर की धूप हो, शाम की धूप हो, अर्ली मॉर्निंग की धूप हो, देयर इज नो प्रूवन बेनिफिट ऑफ सनलाइट इन डिक्रीजिंग जॉन्डिस लेवल। द ओनली प्रूवन बेनिफिट इज वस फोटोथेरेपी, जो हम एडमिट करते हैं फोटोथेरेपी लिए। हम्म। सेकेंड, जॉन्डिस कम जो कर सकता है वो है अप्रोप्रिएट फीडिंग। यानी कि ओके। अगर बच्चा एडिक्वेटली फेड है, द पॉसिबिलिटी ऑफ जॉन्डिस यानी कि पीलिया काफी बढ़ने का काफी कम हो जाता है। सो द होम थिंग विच कैन बी डन इज टू एस्टैब्लिश एन अप्रोप्रिएट 2 hourly फीडिंग सो दैट जॉन्डिस ना बढ़े। तो मतलब सनलाइट दिखाने की जरूरत ही नहीं है जॉन्डिस के लिए? नहीं। इंटरेस्टिंग। ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस हमने बहुत सुन ली, बट अब बच्चों को जब सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराना होता है, तो यूजुअली सेमी सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो ये किस एज में इंट्रोड्यूस करना चाहिए? ओके, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ओके। ये स्टार्ट होना चाहिए 6 मंथ्स ऑफ एज के बाद। अब इसमें अधिकतर क्वेरी ये आती है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या दें और हम्म। कितनी फ्रीक्वेंसी में दें और कितनी अमाउंट में दें। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट होना चाहिए 6 मंथ्स ऑफ एज पे। जो भी सेमी सॉलिड फूड है, जो भी होम मेड है, आप वो दे सकते हैं। होम मेड से मेरा मतलब ये है कि दाल, दाल का पानी नहीं, दाल देना है। ओके। दाल और चावल, दही चावल, फ्रूट्स में से एप्पल सॉफ्ट एकदम स्क्वीज करके, हम्म। या फिर बनाना वो दे सकते हैं आप। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो हम्म। दे सकते हैं। एवरीथिंग हैज टू बी मेड वेरी सॉफ्ट बिकॉज बच्चों के दांत नहीं है, तो द हम्म। बेबी इज नॉट एबल टू च्यू। साथ में अगर जो भी आप दे रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी इट शुड बी एज थिक एज अ खीर। ओके। तो उतना सेमी सॉलिड अगर हो तो एनी होममेड फूड कैन बी गिवन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री डाइट। ओके।
हनी दे सकते हैं बच्चों को? हनी आप 6 मंथ ऑफ एज के बाद दे सकते हैं, बट आई वुड नॉट एडवाइस इट टू गिव हुँ, बिकॉज देर आर मच बेटर थिंग्स टू गिव देन हनी। ठीक है। एंड अब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हमें कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए? हुँ, आपको देना चाहिए एटलीस्ट हाफ कटोरी टू 1 कटोरी, एंड इट हैज टू बी गिवन 3 टाइम्स अ डे, मिनिमम 3 टाइम्स अ डे, इट कैन गो अप टू 4 to 5 टाइम्स अ डे। ठीक है। और ये रहता है कि जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग दे रहे हैं तो किसी भी चीज़ का टेस्ट डेवलप होने के लिए बच्चे को टाइम लगता है। बेबी हु 6 मंथ्स ओल्ड हुँ, हैज ओनली टेस्टेड मिल्क, तो उसको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं होता। सो इट इज सेड दैट टू डेवलप अ टेस्ट ऑफ एनीथिंग, दैट फूड हैज हुँ, टू बी गिवन फॉर एटलीस्ट 15 to 16 टाइम्स, तब उस चीज़ का टेस्ट डेवलप होता है। तो ये इशू भी कभी भी आता है कि बच्चा दे रहे होंगे बट वो स्पिट कर दे रहा है, इट इज हुँ, बिकॉज ही डजंट हैव टेस्ट फॉर दैट। तो आप रिपीटेडली इसको धीरे धीरे देंगे तो टेस्ट डेवलप हो जाएगा एंड बेबी कैन विल कंज्यूम दैट। एंड साथ में आप मिल्क, जो भी ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं या टॉप मिल्क दे रहे हैं, दे सकते हुँ, हैं। ऊपर से मिल्क ऐड करने का कोई नीड नहीं है। बस पेरेंट्स से काफ़ी क्वेरी आता है कि हम ऊपर से गाय का दूध दें, हुँ, भैंस का दूध दें, पैकेट का मिल्क दें। तो आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज द मेन रोल इन ग्रोथ इज नॉट ऑफ मिल्क, इट इज ऑफ अ डाइट। ओके। तो सॉल्ट और शुगर भी क्या दे सकते हैं बच्चे को? यस, रिसेंटली एक्चुअली अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का एक गाइडलाइन आया हुँ, था कि बच्चों को शुगर नहीं देना चाहिए। क्यों ओके। नहीं देना चाहिए? क्योंकि उनकी स्टडी में देखा गया गया था कि अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ शुगर हुँ, लीड्स टू बिहेवियरल डिसऑर्डर्स लाइक एडीएचडी, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिर ऑटिज्म। बट इंडिया में टू कंप्लीटली अवॉइड शुगर एंड हुँ, सॉल्ट आई वुड नॉट एडवाइस, बट हाँ, ओवर कंजम्पशन शुड बी डिस्करेज। मतलब एवरीथिंग होममेड in appropriate quantities can be given, be it sugar, be it salt। मतलब कम-कम क्वांटिटी में दे दे सकते हैं, सकते हैं, दे 6 सकते हैं, महीने के बच्चे को दे भी। सकते और नॉन-वेज? हैं। नॉन-वेज दे सकते हैं, बट नॉन-वेज के साथ इश्यू बस एक ही होता है, दैट इट शुड हुँ, नॉट कंटेन एनी बोन पार्टिकल। अगर आप ओके। सपोज इफ यू आर गिविंग चिकन और इफ यू आर गिविंग फिश, द चांसेस ऑफ गेटिंग स्टक एज अ फॉरेन बॉडी काफी हाई रहता है। तो इसलिए my advice would be, if you want to give a non-veg anything, हुँ, give it after 1 year of age, but you can give after 6 months of age as well। ओके। अब जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनमें ऑब्वियसली फिज़िकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं, उनका बिहेवियर चेंज होता है। तो अब जो पेरेंट्स हैं वो उनके चेंज से कैसे डील कर सकते हैं? बिकॉज़ बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं और ऐसे जैसे एडोलेसेंट है, फिर प्यूबर्टी आ रही है, तो बहुत चेंजेस होते हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी कभी-कभी ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है द वे चिल्ड्रन रिएक्ट। तो ऐसे में पेरेंट्स बच्चों से कैसे डील कर सकते हैं? Mithika, this is a very apt question actually. So these changes mainly occur. One is at puberty, when हुँ, they are means when they are in their early teenager years. हुँ, Second is whenever they have experienced any socially new thing which they are not accustomed to, or something major development has taken in the place, like passing of a very loved one or dear one. It can हुँ, be a pet, it can be a very close family member as well. हुँ, So आपको you have to give time, you have to give time for it to heal whatever thing has happened. Second important thing ये कर सकते हैं that you need to have a one to one conversation with your child। हुँ, आप बैठ के beat at night time when you are sleeping or whenever you are on a walk, at least you should have the time, means between a father or between a mother and a हुँ, child, where the child feels comfortable to talk anything the child wants to। कभी भी उसके मन में एक हेजिटेशन नहीं आना चाहिए कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ये बात कैसे शेयर करूं। स्टार्टिंग में अगर है भी तो द फादर एंड द मदर, सिंस दे आल्सो हैव अंडरगॉन द सेम थिंग इन देयर एज व्हेन दे वर टीनेजर्स, सो हुँ, they should inculcate a habit that the child should be comfortable enough to come and talk हाँ, to anything to them। So my second advice would be that you should have a one-to-one talk, be it of half an hour, be it of 10 minutes, but it should be with the child without any distractions, and it should be a very comfortable space for the child to talk. So this will help a lot। ठीक है। हमने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि पुराने टाइम में और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है। अब क्या होता है कि बच्चों को बहुत जल्दी स्क्रीन से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, वो वीडियोज़ देखने लग जाते हैं।
तो अगर हम बात करें तो बेसिकली 9 या 10 महीने के बच्चे को भी यूट्यूब वीडियोस चला के दे देते हैं पेरेंट्स। तो वो उनको कैसे अफेक्ट करता है? बिकॉज़ अगर वो पूरा दिन देख रहे हैं, एक तो उनकी आईज़ पे तो अफेक्ट करता ही है, क्या उनके ब्रेन पे भी अफेक्ट करता है? Yes. Mitika, I'll just share a funny incident where I saw a 7-month-old child skipping YouTube ads and scrolling to the next YouTube ad. माय नेफ्यू डज़ दैट। Yes, so this is a very alarming thing and it should हुँ, not be done. अगर हम लोग even in adults we see that even for us the हुँ, telephone or the mobile phones they are very very addictive. So बच्चों के brain पे which is recently developing it gives a very negative impact on them. So हुँ, it impacts in many ways. First is that for it totally from their life from their daily routine it removes the component of going outside and playing outside. हुँ, वो पूरा ही they are just glued up to the screen time to the mobile phone. Second is they get exposed to so many things which यूट्यूब में पेरेंटल कंट्रोल्स आते हैं बट उसके बाद भी वो सब हुँ, कुछ फिल्टर नहीं कर पाएंगे उसमें. तो ये सेकंड चीज ये. तो रिकमेंडेशन ये है कि 5 years ऑफ एज के नीचे के बच्चे को हुँ, स्क्रीन टाइम जीरो होना चाहिए. इट शुड बी जीरो मीन्स जीरो. ओके। After 5 years of age, since now you cannot totally avoid it because many of the schools में e-learning हुँ, होता है, online learning होता है, which COVID has brought up. So you have to keep that on limit. So even if it is there, make it or try to limit it at least to 1 hour. Maximum you can give to 2 hours. Over that, it should not happen, and they should have the habit of going outside and playing हुँ। rather than being glued to the screens as well only. बट जैसे बोलते हैं कि अब जो जनरेशन आ रही है, जनरेशन बीटा, वो तो टेक्नोलॉजी साउंड है ही, मतलब उनको इन इनबिल्ट ही है कि टेक्नोलॉजी उनको बहुत जल्दी समझ में आएगी। तो क्या ये ऐसा होता है कि बच्चों को मतलब अपने आप ही एक अट्रैक्शन होता है कि उन्होंने कहीं पे सुन लिया और वो भाग के आ रहे हैं कि हमें टीवी देखना है या कुछ करना है? या फिर अगर पेरेंट्स चाहें तो बच्चे को दूर रख सकते हैं स्क्रीन से और ये नेसेसरी नहीं है उन्हें स्क्रीन दिखाना? दैट इज व्हाट वी डिस्कस कि आप एक लिमिट तक सबसे फर्स्ट में डिस्कस किया कि 5 years ऑफ एज हुँ, के नीचे तो आपको दिखाना ही नहीं है. फाइव हुँ, ईयर्स ऑफ एज के ऊपर आपको एक लिमिट रखना पड़ेगा स्क्रीन टाइम के हुँ, ऊपर. हुँ, हुँ, क्योंकि आप you are living in a society which is constantly evolving and the technology has such that सब कुछ आपको ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म. तो ऑनलाइन आप टोटली आप अवॉइड नहीं कर सकते बट यू हैव टू कीप दैट इन लिमिट and yes with a proper disciplined format it can be done. जैसे पेरेंट्स बिजी रहते हैं तो यूजुअली वो क्या करते हैं अपने छोटे बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं कि तंग ना करे हमें। बट पेरेंट्स भी लाइक ऐसी क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे वो बच्चे को एंगेज रखें और उनको वो फोन ना देना पड़े? Okay, so what can be done is that phone addiction or screen time, it is just like an addiction only. So you have हम्म, to replace one addiction or one habit with another habit. So हम्म, आप phone हटा के you give them something to play with, you ओके। give them something to read, you give some activity to do them. मतलब suppose अगर आप कुछ books दे दें उनको जो age appropriate हम्म, books दें वो कर सकते हैं वो लोग. या कुछ simple games, it can be cardboard games, it can हम्म, be making a square, making a box wala game. It can be simply just going outside and play. That can be done. So ये तीन चीजें आप एक्टिविटी कर सकते हैं because फोन में ही होता है that you are totally glued up. You don't have time to think as well. At हम्म, times it is said that even getting bored is a better thing than getting glued to a screen. So at times it is okay for a child to not do anything. Just let the child be there instead of being glued to screen all the time. ओके। अब बच्चे ऑब्वियसली घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है, तो एक और इशू बढ़ गया है कि बच्चे या तो ओवरवेट है या ओबीस हो रहे हैं। तो और ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ओबेसिटी का लोग मानते हैं कि बच्चे जंक फूड खाते हैं तो ही उनका वेट बढ़ रहा है। तो क्या सिर्फ जंक फूड ही रीज़न है बच्चों के ओबीस होने का? The concept of overweight it was initially there mainly in developed countries but आजकल हम बाकी emerging nations में भी काफ़ी rampantly overweight या obesity बढ़ रहा है. तो इसका एक रीज़न तो डेफिनेटली है जंक फूड बट साथ साथ में इसके साथ में और बहुत सारे रीजंस हैं. सेकेंड रीज़न आपका है कि इंक्रीज इन स्क्रीन टाइम इतना हुँ, बढ़ने की वजह से बच्चे दे डोंट गेट इंटरेस्टेड इन डूइंग एंड गो एंड प्लेइंग आउटडोर एक्टिविटीज. हुँ, Third is ease of access of fast food and ultra processed food has increased so much that आप कुछ भी मंगाओ it is at your हुँ, door in 10 minutes.
सो इसको अवॉइड करने के लिए, ओबेसिटी को अवॉइड करने के लिए, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स सेज 5-2-1-0 रूल, दैट ओके। इज 5 servings of fruits and vegetables in a day, हम्म। 2 hours at least, that is maximum 2 hours of screen time, 1 hour of physical activity at least, and zero sugar containing beverages or any other drinks. तो ये आप फॉलो करें तो ओबेसिटी एंड ओवरवेट कैन डेफिनेटली बी डिक्रीज्ड। बट बच्चे जैसे मांगते हैं कि उन्हें जंक फूड चाहिए ही, तो अगर उसको खत्म ना करके अगर लिमिट करना चाहें तो एक वीक में या एक मंथ में कितना जंक फूड दे सकते हैं? हाँ, ये हम कर सकते हैं। इट इज सेड दैट यू कैन गिव जंक फूड वंस अ वीक, बट माय सजेशन वुड बी टू मेक इट टू once in 2 weeks. वंस इन टू Yes, वीक्स। that would be a better thing. ओके। अब ओबेसिटी के बाद ही अब क्या हो रहा है कि छोटे बच्चों को ही बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो पहले यूजुअली एडल्ट्स को होती थी, बट अब वो छोटे बच्चों को हो रही हैं। अभी कुछ टाइम पहले देयर वाज़ अ न्यूज़ कि एक 13 साल की लड़की को हार्ट अटैक आ गया स्कूल में। ऐसे ही बच्चों को कोचिंग सेंटर में आया, बच्चों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है, अपेंडिसाइटिस हो रहा है, जो पहले यूजुअली एडल्ट्स में ही सुनने को आता था। तो इन सब के रीज़न क्या हैं? देखिए, अब जो भी अपने कंडीशंस बताए, हर कंडीशंस के अपने अपने रीजंस, दे आर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस। हुँ। पहले आपने बोला कि अर्ली एज में हार्ट अटैक आना, सो अगर अंडरलाइंग हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, जिसको हम बोलते हैं HOCM बोलते हैं, कि हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी अगर है, तो हुँ। उन बच्चों में सडन कार्डियक डेथ ये हो सकता है, या फिर कोई और एबनॉर्मेलिटी, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, जिसमें कि आपके लिपिड लेवल्स आर सो हाई दैट दे हुँ। कैन लीड टू MI, बट इट्स वेरी रेयर इंसिडेंट विच कैन हैपन। तो इसको लेके आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपके 13 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ जाएगा। The possibility of it is very less. ओके। But if you have certain history of early heart attack in your family, should definitely go and consult either your physician or हुँ। your pediatrician, आपको बताना पड़ेगा। They can do appropriate tests and get it done. Second question आपका आया था कि appendicitis, appendicitis का भी इशू होता है कि appendicitis has been seen that with the advent of constipation it has increased a lot, कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से हुँ। एपेंडिसाइटिस या फिर इंटेस्टाइन से रिलेटेड इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप उसको हम एड्रेस कर पाएँ बाय अप्रोप्रिएट टॉयलेट ट्रेनिंग, so it हुँ। can be managed at a very early age. ओके, और डायबिटीज़? Okay, now diabetes in kids, the possibility of acquiring it via any lifestyle changes is less. डायबिटीज एक्चुअली दो टाइप का होता है, टाइप 1 डायबिटीज होता है और हुँ। टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज होता है जिसमें कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो बनता ही नहीं है। हुँ। टाइप 2 जो नॉर्मली अडल्ट में होता है, उसमें होता है कि इंसुलिन बन रहा है बट इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। तो टाइप 1 डायबिटीज के लिए हम अलग से वी कैन नॉट हेल्प इट मच बिकॉज इट्स अ जेनेटिक थिंग। तो अगर वो जीन्स में है तो वो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि वो एक्सप्रेस होगा ही होगा। उसका फिर इलाज यू हैव टू गेट इंसुलिन हुँ। एडमिनिस्टर्ड। सेकेंड जो आजकल बच्चों में आ रहा है बिकॉज ऑफ, एज वी डिस्कस, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ओवरवेट एंड ओबेसिटी, इट इज टाइप 2 डायबिटीज। क्योंकि ओवरवेट की वजह से एक चीज होती है, इसको बोलते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि ओके। इंसुलिन है बट इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा। तो अगर आप अपना वेट रिड्यूस कर पाएं, अप्रोप्रिएट आउटडोर एक्टिविटी कर पाएं फॉर अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन, हुँ। we can very well manage the onset or the increased occurrence of type 2 diabetes in a younger population with easily made lifestyle changes. ओके। एक चीज़ ऐसा पहले बोलते थे कि पहले टाइम में बच्चे जब बाहर खेलते थे मिट्टी में, तो लोग ऐसे बोलते थे कि इससे उनकी इम्यूनिटी बिल्ड हो रही है। तो Right. पहले तो ये बताइए कि ऐसा सच में होता है? देखिए, इम्यूनिटी बिल्ड होने का मतलब, वी हैव दिस नोशन दैट चिल्ड्रन हैव अ वीक इम्यूनिटी। हुँ। They don't have a weak immunity. They have ओके। as good an immune system as you and me. But the thing is that कि उनका exposure with many infections ऐसा टाइम क्या होगा? Because हुँ। the number of infections which we have been exposed to is हुँ। much more than a kid is getting exposed to. So धीरे-धीरे बच्चा अपने अपने एज पर, सपोज जुकाम खांसी हुआ तो उसके हुँ। उसके अकॉर्डिंग उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई, कभी मिजल्स हुआ उसके अकॉर्डिंग इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो वो होता है। तो टू से दैट द चाइल्ड हैज अ वीक इम्यून सिस्टम, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। A child will has a normal immune system, but with time the child get immunity with other many other infections adding on to it, and it is done either by getting directly the infection or by means of vaccination.
तो इसमें ये आपने कहा था कि मिट्टी खेलने में बेसिकली उनका ये नोशन होता है कि दैट द बॉडी एक्टिविटी इज गुड, हम्म। उनका मेटाबॉलिज्म रेट यूज्ड टू बी वेरी फाइन, उनको ओवरवेट ओबेसिटी के इशू नहीं होते थे। हम्म। साथ में अगर उन्होंने कुछ इन्फेक्शन एक्वायर कर भी लिया, हम्म। सो अगेन दे विल डेवलप एंटीबॉडीज फॉर दैट, सो थस इन फ्यूचर डिक्रीज द चांसेस ऑफ दैट इन्फेक्शन। सो इसमें इसलिए ये शायद रहता होगा पहले। हाँ, और क्या कर सकते हैं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? कोई एक्टिविटीज हो या कोई फूड्स हो जो वो बच्चों को दे जिससे उनकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग रहे? देखिए, द बेस्ट थिंग टू हैव अ हेल्दी और टू हैव अ गुड इम्यूनिटी इज हम्म। दैट यू फॉलो a good balanced diet, हम्म। decrease junk food, have an appropriate outdoor playtime. ये तीन चीजें कर लेंगे, so I don't think you need any other multivitamin or any other pills or any other immunity boosters to boost your immunity. These three are more than enough, and these three things are the only thing which works. ओके, अब वी हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पे आप ये कोई टिप्स अगर आप देना चाहें पेरेंट्स को जो हर एज के बच्चे के साथ डील कर रहे हैं, एनीथिंग जो भी आप कहना चाहें पेरेंट्स के लिए, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी के पेरेंट्स हो या जिनका बच्चा थोड़ा 10-15 साल का हो, कोई भी टिप्स अगर आप देना चाहें तो। देखिए, न्यूबॉर्न बेबी में आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होगा। हाँ। सो इन न्यूबॉर्न बेबीज इन लेस देन 1 मंथ ऑफ एज, हैंड हाइजीन इज अ मस्ट। हम्म। कभी बच्चे को हाथ लगाने से पहले अच्छे से साबुन से हाथ धो के या फिर सैनिटाइजर क्लीन करके ही बच्चे को टच करें, और हम्म। अवॉइड many people touching the baby at least till 1 month of age, because sepsis in less than 1 month is very disastrous and it is fatal. तो ओके। आपको मैनेज, हम्म। इट इज बेस्ट टू अवॉइड इट। सेकेंड, अगर आपके पास टॉडलर वाला, अगर आपके if you have a child who is like 6 months of age, so give an appropriate diet, don't just give the baby only milk, तो मिल्क के अलावा आप बाकी डाइट दें, दैट विल हेल्प इन ग्रोइंग द बेबी, और ऊपर से मिल्क ना ऐड करें। एंड आफ्टर 1 year of age, once the child starts walking and running till 5 years of age, be very careful about baby proofing your home, that you should have locks in appropriate places, you should never have disinfectants, हम्म। fertilizers or any chemical on the ground, it should be out of the reach totally of the baby। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने पेप्सी की बोतल में कोई मिट्टी का तेल हाँ। डाल के रखा हुआ है या केमिकल डाल के रखा है, हम्म। वो होना ही नहीं चाहिए। कोई भी केमिकल जो हैजार्डस है, बाथरूम वाले एसिड्स होते हैं, दे ऑल हम्म। शुड बी इन द टॉप शेल्फ इन योर रूम। 5 years के बाद में इंश्योर करें कि बच्चे का डाइट सही रहे, आउटडोर एक्टिविटी जरूर रहे, स्क्रीन टाइम को कीप इट एज मिनिमम एज पॉसिबल। इन टीनेज ईयर्स जस्ट ट्राई टू हैव वन टू वन टॉक विथ योर चाइल्ड, दैट्स गुड Okay, इनफ। so thank you, Dr. Anand. It was such an insightful session, and I hope लोगों के बहुत doubts और misconceptions clear हुए होंगे. So thank you so much for joining us today. थैंक यू मिथिका। So parenting is not a duty; it's a responsibility. It can be overwhelming sometimes, but it is also one of the most beautiful phases of your life. तो इसमें stress होना, anxiety होना common है, but again, spend as much time as you can with your child, and there's no need to worry because हमारे doctors हर time आपके साथ हैं. Cherish all the moments. आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू डॉक्टर एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। सो टेक केयर।